अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के कसारी मसारी गांव में हुआ। पिता हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाकर मुश्किल से 8 लोगों का परिवार पालते थे। अतीक सबसे बड़ा था। एक छोटा भाई खालिद आजिम यानी अशरफ और 4 बहनें थीं। पिता चाहते थे बेटा पढ़े लिखे, पर अतीक का मन शुरू से गुंडागर्दी में लगता था। इलाहाबाद में जब टेंडर सिस्टम और दबंगई का माहौल बना तो कच्ची उम्र में ही अतीक को अमीर बनने का शॉर्टकट नजर आया, जुर्म का रास्ता। 8वीं क्लास में ही उसने मालगाड़ियों से कोयला चुराकर बेचना शुरू कर दिया था। उस दौर में इलाके में एक बड़ा गैंगस्टर राज करता था, शौकत इलाही, जिसे चांद बाबा कहा जाता था। इतना ताकतवर कि उसके इशारे बिना पत्ता नहीं हिलता था, पुलिस भी उसे हाथ नहीं लगाती थी। अतीक ने चांद बाबा के गैंग में नाम कमाने का मौका देखा और शामिल हो गया। बम बनाना, हथियार सप्लाई और वसूली के तरीके सीखे। लेकिन जैसे ही उसका अपना नाम गूंजने लगा, उसने चांद बाबा को आंखें दिखानी शुरू की। 1989 में अतीक ने चांद बाबा की हत्या करवा दी और उसका पूरा क्राइम एम्पायर कब्जे में ले लिया। विधायक बनने के बाद उसकी ताकत रात दिन बढ़ने लगी। इलाहाबाद में ऐसा खौफ कायम हुआ कि लोग उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से भी डरते थे। बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग उसके लिए आम बात थी। बड़े व्यापारियों की संपत्ति लूटना और छोटे दुकानदारों से रंगदारी वसूलना उसका रोज का काम था। नतीजा ये हुआ कि अतीक अहमद 1989 से 2004 के बीच लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से विधायक चुना गया। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, यादव मुस्लिम समीकरण मजबूत करने की जरूरत के चलते अतीक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मायावती और मुलायम सिंह के बीच मतभेद के बाद सपा सरकार गिरी तो गुस्साए समर्थक हथियारों के साथ लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस पहुंचे। बसपा विधायकों की पिटाई की और मायावती को बंधक बनाने की कोशिश की। आरोप है कि यह पूरा कांड अतीक अहमद और उसके साथियों ने मुलायम सिंह के इशारे पर किया। यह गेस्ट हाउस कांड कहलाया। 1996 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता और चौथी बार विधायक बना। इस दौरान उसने यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की बेटी शाइस्ता परवीन से शादी की और इस जोड़े के 5 बेटे हुए। इस दौरान अतीक ने अवैध गतिविधियों से हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली थी। उसी दौरान एक बार अशोक साहू नाम के व्यक्ति ने अनजाने में अतीक के भाई अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक कर दिया था और इसी वजह से अशोक साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस तरह उसकी गुंडागर्दी खुलेआम चलती रही। लेकिन कुछ साल बाद 2002 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मायावती ने गेस्ट हाउस कांड को माफ नहीं किया था। अतीक अफसरों को भुनाने में माहिर था। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे तो अतीक ने अपना दल छोड़कर एक बार फिर सपा का दामन थाम लिया। 2004 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और इसी बीच उसने मुलायम सिंह की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और उसे वहां से टिकट भी मिल गया। यह कोई साधारण सीट नहीं थी, बल्कि 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की सीट थी। यहां से चुनाव जीतकर जवाहरलाल नेहरू और वीपी सिंह संसद पहुंचे थे और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वक्त ऐसा पलटा कि यहां की जनता ने अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी को संसद भेज दिया। चूंकि एक उम्मीदवार एक साथ विधायक और सांसद नहीं रह सकता, इसलिए इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक बनने के लिए इस बार अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव में उतारा। अतीक को लगा कि उसके भाई के लिए जीतना आसान होगा, क्योंकि वो 5 बार विधायक रह चुका था। लेकिन चुनाव नतीजा उल्टा निकला। बसपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने अशरफ को 4000 वोटों से हरा दिया। राजू पाल कभी अतीक अहमद का ही साथी हुआ करता था
लेकिन बाद में वो खुद रंग बदलकर आगे बढ़ गया और उस पर भी कई आपराधिक आरोप थे। चुनाव से पहले राजू पाल ने अतीक को चुनौती दी थी कि अगर वो हारा तो यहाँ बम फूटेगा। इस तरह अतीक ने इस हार को और राजू पाल से मिली धमकी को बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि ये दोनों बातें उसे अपनी घटती हुई ताकत का एहसास करा रही थीं। चुनाव नतीजों के 1 महीने बाद अतीक अहमद ने राजू पाल पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन वो हर बार बच जाता था। 16 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी की, लेकिन पूजा की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि शादी के 9 दिन बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर अतीक के गुर्गों ने राजू पाल को गोली मार दी। इस हमले में राजू पाल के 2 साथी भी मारे गए। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई और उसके 9 गुर्गों के खिलाफ धूमनगंज पुलिस थाने में अपने पति की हत्या का केस दर्ज कराया, लेकिन अतीक अहमद के खौफ की वजह से पूजा पाल को न्याय नहीं मिल सका, क्योंकि इस केस के सारे गवाह अपनी बात से मुकर गए। यहाँ तक कि राजू पाल के रिश्तेदार और इस केस के मुख्य गवाह उमेश पाल ने भी अदालत में कह दिया कि उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और उसी पार्टी से अतीक सांसद भी था। इसलिए पुलिस ने भी आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे यह मामला शांत हो गया। राजू पाल की मौत के बाद खाली हुई सीट पर दोबारा चुनाव हुआ। इस बार बसपा ने राजू पाल की विधवा पूजा पाल को टिकट दिया, लेकिन इस बार अशरफ ने बाजी मार ली और खुद विधायक बन गया। अब अतीक अहमद के 5 उंगलियां घी में थीं। एक तरफ वो खुद संसद सदस्य था, दूसरी तरफ उसका भाई विधायक था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उत्तर प्रदेश में उसकी अपनी ही सरकार थी। इन सारी बातों ने अतीक को और भी बेखौफ बना दिया। लोग अदालत जाने के बजाय अपनी समस्याएं उसके पास लेकर आते थे और वो एक राजा की तरह फैसले सुनाता था। इस तरह अतीक अहमद ने इलाहाबाद में लंबे समय तक एक समानांतर सरकार चलाई, लेकिन 2007 में उसे सबसे बड़ा झटका लगा। इस साल उत्तर प्रदेश में 2 बड़े बदलाव हुए। विधानसभा चुनाव में मायावती ने 206 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनी, और साथ ही इलाहाबाद पश्चिम सीट से पूजा पाल ने अशरफ को करारी शिकस्त दी। यहीं से अतीक की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब उसका भाई न तो नेता रहा और न ही उत्तर प्रदेश में उसकी मनचाही सरकार रही, जिसने उसकी काली करतूतों को नजरअंदाज किया हो। इसी बीच पूजा पाल ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर अतीक के खिलाफ गवाही देने का दबाव डाला। उमेश पाल थाने पहुंचा और अतीक व उसके भाइयों के खिलाफ याचिका दी। उसने दावा किया कि अतीक ने उसे अगवा कर एक लिखित नोट थमाया था, जिसमें लिखा था कि इसे याद कर लो, अदालत में यही बयान देना, वरना तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा। इसके बाद अतीक ने उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी, जिस वजह से उमेश पाल को शुरू में अपना बयान बदलना पड़ा। पहले राजू पाल की हत्या का आरोप, फिर उमेश पाल के अपहरण का आरोप। इन दोनों मामलों की वजह से एक सांसद होने के बावजूद अतीक अहमद पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा। इससे परेशान होकर अतीक भूमिगत हो गया, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उसे दिल्ली में ढूंढ निकाला और अदालत के फैसले तक उसे गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश की जेल में डाल दिया गया। अतीक अहमद जेल में था, लेकिन वो फिर भी लोकसभा का सम्मानित सांसद बना रहा। इसी दौरान मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर एक समझौता करने जा रही थी और संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से इसे वोटिंग के जरिए तय किया जाना था कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता होगा या नहीं। उस समय कांग्रेस के पास सिर्फ 228 सदस्य थे, जो बहुमत से 44 कम थे, इसलिए कांग्रेस ने सपा जैसी दूसरी पार्टियों से मदद मांगी। इस तरह कांग्रेस ने जेल से 6 सांसदों को निकालकर वोटिंग के लिए संसद भेजा, जिनमें से एक अतीक अहमद भी था।
सपा का साफ निर्देश था कि परमाणु समझौते के पक्ष में वोट डाला जाए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अतीक अहमद ने पार्टी का निर्देश मानने के बजाय अपनी मर्जी से वोट डाला। बहुत से लोग इस बात से डरे हुए थे कि उस पर हत्या, अपहरण, लूट और डकैती जैसे 200 से भी ज्यादा केस दर्ज होने के बावजूद आज तक कोई भी केस उसे अदालत में दोषी साबित नहीं कर पाया, क्योंकि किसी में भी अतीक के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। वो इतना खौफनाक था कि जब अतीक अहमद ने 2012 के चुनाव प्रचार से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की, तो कई जजों ने उसकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पूरे 10 जज इस केस की सुनवाई से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पीछे हट गए, और जब 11वें जज ने आखिरकार इस मामले की सुनवाई की तो उन्हें मजबूरन अतीक अहमद के पक्ष में फैसला सुनाकर जमानत देनी पड़ी। लेकिन जमानत पर रिहा होने के बावजूद 2012 में उसकी हार का सिलसिला जारी रहा, जब पूजा पाल ने एक बार फिर इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उसे हरा दिया। जिस आदमी की हत्या अतीक ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए करवाई थी, उसी की पत्नी अब अतीक के लिए कांटा बन चुकी थी, जिसने पहले उसके भाई को और अब खुद अतीक को चुनावी मैदान में हराया था। लगातार चुनावी हार के बाद अतीक को पूरी तरह एहसास हो गया कि अब सियासत उसके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए उसने एक बार फिर अपनी पुरानी रॉबिन हुड वाली छवि गढ़नी शुरू कर दी। जब भी वो जमानत पर बाहर आता, अपने अड्डे पर दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनता था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी, फिर भी अतीक अहमद की गुंडागर्दी का दौर थमा नहीं। दिसंबर 2016 में सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय के 2 छात्र उसके पास शिकायत लेकर आए कि नकल करते पकड़े जाने के बाद उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया है। हर मामले में दखल देने की आदत के चलते अतीक अपने गुर्गों के साथ हथियार लेकर कॉलेज पहुंचा और वहां शिक्षकों व स्टाफ की बुरी तरह पिटाई कर दी। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन इसके बावजूद अतीक पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरा और 22 दिसंबर 2016 को 320 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रयागराज से कानपुर पहुंचा, जहां उसके स्वागत के लिए गेट बनाए गए थे और सड़कों को फूलों से सजाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री की खूब आलोचना हुई और फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने अतीक को अपनी पार्टी से टिकट भी नहीं दिया, जिस पर अतीक ने कहा था कि वो कई बार निर्दलीय जीत चुका है, अगर टिकट कटता है तो कट जाए, वो अपना टिकट खुद बना लेगा। जिस वक्त अतीक जेल गया, उसके 1 महीने बाद ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा जीत ली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने माफियाओं पर सख्ती से नकेल कसनी शुरू कर दी। इसके बावजूद अतीक ने अपनी आपराधिक गतिविधियां जेल के भीतर से चलाना जारी रखा। इसी दौरान उसके 3 बेटे उमर, अली और असद भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए क्राइम की दुनिया में उतर चुके थे। अतीक को उसके इलाके से करीब 300 किलोमीटर दूर देवरिया जेल में बंद किया गया था, ताकि वो अपनी आपराधिक गतिविधियों से दूर रह सके, लेकिन उसकी गुंडागर्दी वहां भी नहीं रुकी। दिसंबर 2018 में अतीक के बेटे उमर ने लखनऊ के एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को अगवा कर सीधे देवरिया जेल पहुंचा दिया, जहां अतीक बंद था। अतीक अहमद ने मोहित जायसवाल को जेल के अंदर डंडे और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, जबरन कुछ कागजों पर उसके दस्तखत करवाए और इस तरह उसकी 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हड़प ली। इतना ही नहीं, अतीक ने उसकी पिटाई का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बेटे उमर और उसके कई गुर्गों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया और यह मामला इतना बड़ा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उत्तर प्रदेश की जेल में बंद रहने के बावजूद अतीक की आपराधिक गतिविधियां रुक नहीं पा रही हैं,
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में उसे गुजरात की साबरमती जेल भेजने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश से हटते ही उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने गुरु चांद बाबा के साथ धोखा किया था। अब उसके अपने लोग भी उसके खिलाफ हो चुके थे। पुलिस ने उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामलों में जांच तेज कर दी और उसकी कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया और हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। उमेश पाल बार बार अपना बयान बदलता रहा और सीबीआई ने भी उसके बयान को खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद 24 फरवरी 2023 को अतीक के बेटे असद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की गाड़ी पर बम फेंका और अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। उमेश की हत्या के वक्त उसकी बुजुर्ग मां भी वहां मौजूद थीं, जो बाद में इस केस की मुख्य गवाह बनी। राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई द्वारा आरोप तय किए जाने के तुरंत बाद उसी केस के गवाह उमेश पाल की हत्या ने उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था की भारी खामियों को उजागर कर दिया, जिससे राज्य सरकार पर तत्काल कार्रवाई का जबरदस्त दबाव बन गया। इस हत्याकांड के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान करते हुए कहा, इन माफियाओं, इन अपराधियों को हम जल्द से जल्द मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो जल्द ही वायरल हो गया, जिसमें अतीक का तीसरा बेटा असद अपने 6 साथियों के साथ उमेश पाल की गाड़ी पर बम और गोलियां बरसाता नजर आया। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह हरकत में आ गई। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के 2 दिन बाद 27 फरवरी को पुलिस ने प्रयागराज के नेहरू पार्क में अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया और 6 मार्च को उस्मान भी मारा गया, जबकि बाकी बचे 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसी बीच अतीक अहमद उमेश पाल के अपहरण के मामले में दोषी पाया गया और 28 मार्च 2023 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह पहली बार था जब अतीक अहमद किसी केस में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल लाया गया, जहां अतीक अहमद ने पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। उसने कहा कि उसे कभी हथियारों की कमी नहीं रही, क्योंकि उसका नेटवर्क सरहद पार पाकिस्तान तक फैला हुआ था। उसने खुद कबूल किया कि वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के सीधे संपर्क में था। उसने पुलिस को बताया कि वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से सीधा संपर्क में रहता था, जहां से पंजाब का स्थानीय नेटवर्क सामान इकट्ठा करता और फिर उसमें से कुछ हिस्सा कश्मीर के आतंकियों तक और कुछ खुद उस तक पहुंचाया जाता था। और आखिरकार अपनी बदहाल होती स्थिति देखते हुए 15 अप्रैल 2023 की उसी रात, जब अतीक और उसके भाई को कोलविन अस्पताल मेडिकल जांच के लिए लाया गया, मीडिया के भेष में 3 शूटर लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण मौर्य अचानक दोनों भाइयों के करीब पहुंचे और उन पर गोलियां चला दी, जिससे अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह उत्तर प्रदेश के लिए नासूर बन चुका अतीक अहमद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि अतीक और उसके भाई की हत्या करने वाले तीनों शूटर वहां से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया। जब उनसे उनके मकसद के बारे में पूछा गया तो तीनों ने कहा कि वो क्राइम की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की। हालांकि इस पूरी पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये तीनों शूटर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले तक इनका आपस में कोई संबंध या संपर्क नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीनों अचानक एक साथ कैसे आ गए। इसके अलावा तीनों शूटर आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे, फिर उन्हें 6 से 7 लाख रुपए कीमत की महंगी जिगाना पिस्तौलें कहां से मिली।
इससे यही सवाल उठता है कि क्या इन्होंने सच में अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश खुद रची थी या फिर इसके पीछे सत्ता के गलियारों में बैठे किसी प्रभावशाली व्यक्ति या पुलिस का ही हाथ था। इस शक को इस बात से और बल मिलता है कि तीनों हत्यारों के परिवार वालों ने भी उनकी किसी तरह की मदद के लिए कोई कोशिश नहीं की और आज भी ये तीनों उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं। अब भी उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद के फरार परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। अतीक ने अपराध के दम पर जो करीब 11,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया था, उसमें से अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और उसकी बाकी बची संपत्तियों पर भी लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस तरह अतीक अहमद की पूरी कहानी एक बेहद कड़ा संदेश छोड़ जाती है कि अपराध का रास्ता कभी भी अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचाता। ऐसी ही और सच्ची और चौंका देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरीज _001 को फॉलो करें। इसी तरह आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।